हेलो एवरीबॉडी। सो वंस अगेन आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स, बहुत से मेरे करीबी जो ये कह रहे थे कि सर एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने पढ़े तो उन्होंने कहा कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहना क्या चाहता है गवर्नमेंट। तो इसीलिए मैं ये एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। हो सकता है आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊं। तो इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए तो कोशिश करिएगा कि लोगों तक भी आप इसे पहुंचाएं ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ पाएं। तो मैं शक्ति सर, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, स्पीकिंग इंग्लिश और मोटिवेशनल ट्रेनर आपके सामने फिर से एक बार एक टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं, और वो टॉपिक वास्तव में आप लोगों की मदद करेगा। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वाकई में जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और उसके साथ साथ मुझे जलन भी हो रही थी, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी तो ये एजुकेशन पॉलिसी उस समय नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी, जो अब आने वाले हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं उनको जरूर मिलेगी। तो चलिए, अभी तो ये खाली एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको बनाया है गवर्नमेंट ने, ये फॉलो भी होगा। कितना जल्दी फॉलो होता है ये हम देखते हैं। जहां तक कहा जा रहा है कि 2022 से ये फॉलो होना शुरू हो जाएगा, पर देखते हैं कब से शुरुआत होती है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो 10+2 वाला कॉन्सेप्ट था। मतलब गवर्नमेंट फोकस कर रही थी 12 साल, बच्चे के 12 साल पे, मतलब 10th क्लास तक, और उसके बाद +2 11th और 12th क्लास। और ये जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था राजीव गांधी द्वारा, और वो 1986 में 1986 में राजीव गांधी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और उस डिपार्टमेंट को, उस मिनिस्ट्री को नाम दिया गया था MHRD। MHRD नाम था उस मिनिस्ट्री का उस समय से अब तक। और 34 साल बाद, 34 इयर्स के बाद, अब जो 2020 में जो नया कॉन्सेप्ट दिया गया वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन द्वारा दिया गया है। तो मैं आपको थोड़ा के कस्तूरी रंजन जी के बारे में बता दूं। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इसरो चीफ थे और इस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। तो भाई साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मतलब बहुत सारे गांव में विजिट किया और इंडिया के कोने कोने में विजिट करके लोगों से सलाह मशवरा किया, और फिर उसके बाद एक प्लान उन्होंने डिजाइन किया, जो कि हम आपके सामने अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या क्या चीजें उनमें उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो 2020 वाला कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने दिया है नए एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें ये कॉन्सेप्ट है 10+2 कॉन्सेप्ट ना होके उसमें कॉन्सेप्ट है 5+3+3+4। अब इसको समझना एक बार पड़ेगा कि ये 5+3+3+4 क्या है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप कोशिश करिएगा समझने की। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमारे एजुकेशन का जो मंत्रालय था उसका नाम MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन अब इसका नाम बदल के हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इसका नाम भी अब बदल दिया है। तो आप चाहें तो इसको याद कर लें, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। अब इसका नाम हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री।
तो जब भी फॉलो होगा तो अब से इसका नाम कहलाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, MHRD इसको हम नहीं कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो 5+3+3+4 वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अभी तक आप देखिए 10+2 मतलब 12 साल, बच्चे के 12 साल पर फोकस कर रही थी गवर्नमेंट, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट करीबन 15 साल बच्चे के 15 साल पे फोकस करेगी। देखिए आप इसको पूरा ऐड करेंगे आप, 5+3 8 +3 11 +4 15, तो पूरा 15 साल बच्चे के उस पे अब फोकस करेगी गवर्नमेंट। और वो है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं हम इसको देखेंगे। तो ये जो पहला 5 वाला है, इसमें देखिए क्या क्या क्लासेस होंगी, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, किंडरगार्टन और फर्स्ट और सेकेंड, तो 5 क्लासेस इसमें होंगी। अब अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं, ऐसे बहुत से लोग हम में से होंगे जो बचपन में जब हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर मदर हमको स्कूल छोड़ने जाते थे तो हम बहुत रोया करते थे। अगर आपको याद हो कि हम मतलब स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था, और बहुत से शुरुआत में तो ऐसे बहुत से दिन हुए होंगे कि हम रो रो के स्कूल गए होंगे। पर अभी जो सिस्टम चेंज किया है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसके तहत मैं आपको बता दूं, बच्चा रोता इसलिए था क्योंकि वही किताबें, वही बस्ता, इतने सारे किताबें, कॉपी, सब कुछ भर के ऐसा लगता था कि बच्चा क्या ढो के ले जा रहा है पढ़ने के लिए। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि अब किताबों का बोझ कम कर दिया है बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जो इस कैटेगरी में आएंगे उनके लिए किताबों का बोझ कम कर दिया है। उनके लिए क्या किया है, और उसको बोला है फाउंडेशन स्टेज। तो कहने का मतलब, पहले शुरुआत में फाउंडेशन बनाई जाएगी बच्चे की। बच्चे को किताबों से ज्यादा नहीं वो किया जाएगा, बच्चों को प्ले करके, एक्टिविटी करके, मतलब बच्चा अगर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको खेल खेल में ही चीजों को समझाया जाएगा। जैसे बाहर ले गए उसको गार्डन में और बता दिया कि ये फ्लावर है, F से फ्लावर होता है, तो बच्चा सीखेगा F से फ्लावर होता है। और अगर मान लीजिए A to Z उसे सिखाना है तो एप्पल है, एप्पल को दिखा के बच्चे को कहा जाएगा कि ये एप्पल है, सो A फॉर एप्पल। सो ये सारी चीजें बच्चे को खेल खेल में चीजों को सिखाया जाएगा, तो इससे बच्चे का मन भी लगेगा। और अब का बच्चा जो होगा वो क्योंकि उसे पता है कि मुझे जाना है तो खेलने जाना है, सबके साथ मैं खेलूंगा। आप सोचिए, जो छोटा बच्चा होता है वो ये सोचता है कि अगर मान लीजिए कोई खेल रहा है, क्योंकि शुरुआत में खेलने में ही ज्यादा बच्चों का ध्यान होता है, लेकिन खेल खेल के साथ अगर पढ़ाई हो जाए तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए बच्चा जब भी देखता है किसी को खेलते हुए तो उसका मन करता है कि मैं भी खेलूं। और अब अगर इन 5 सालों में बच्चे को खेल खेल में एजुकेशन सिखाया जा रहा है, तो आप सोचिए कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन रहेगा, और बच्चे का मन भी लगेगा। प्लस अब बच्चा अगर फादर या मदर के साथ स्कूल जाएगा तो वो रोएगा नहीं, अब वो खुशी खुशी जाएगा। और अब वो बहाना नहीं करेगा। बच्चे क्या बहाना करते, अरे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बच्चे ऐसे बहाने करते थे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बहाने करते हैं, हमने भी किया है, मैं भी अगर बताऊं तो मैंने भी खूब किया है। लेकिन अब बच्चा बहाना नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे स्कूल में जाना है तो खेलना है। उसके मन में ये बैठ गया है कि मुझे खेलना है, लेकिन खेलने के साथ साथ उसे एजुकेशन भी मिल रही है। तो वो एक्टिविटीज ऐसी कुछ होंगी जिससे उस बच्चे का ज्ञान भी बढ़ेगा खेल खेल में, तो प्रैक्टिकली उसको चीजें सिखाई जाएंगी। तो इसलिए ये जो फाउंडेशन स्टेज है, पहले बच्चे का फाउंडेशन बनाया जाएगा, और उसमें ये 5 का मतलब ये है, ये 5 क्लासेस होंगी, प्री नर्सरी, नर्सरी, किंडरगार्टन, फर्स्ट और सेकेंड। तो सेकेंड क्लास तक का ये पूरा है। और इस फाउंडेशन स्टेज में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बच्चा, जैसे बच्चे का एग्जाम होता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट इसमें और भी अभी डिस्कशन चल रहा है, बात चल रही है, तो हो सकता है इस स्टेज में शायद बच्चे को एग्जाम न देना पड़े। तो भैया ये तो बहुत अच्छा है अगर एग्जाम नहीं देना पड़े और खेल खेल में सब कुछ हो जाए। तो इसलिए पहला स्टेज जो कहलाया गया वो फाउंडेशन स्टेज कहलाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्टेज देखते हैं।
तो 5 के बाद हम देख सकते हैं 5 के बाद 3 है। अब ये 3 क्या है? 3 जो है उसमें क्लास 3rd to 5th मतलब 3rd, 4th और 5th 3 क्लासेस ली गई हैं, जिसको उन्होंने कहा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चों को प्रिपेयर करा जाएगा। अच्छा, किन किन चीजों में प्रिपेयर किया जाएगा ये हम देखते हैं। अब देखिए क्लास 3 से लेके 5 तक के बच्चे में, लेकिन अब एक चीज इसमें और है कि इसमें एग्जाम सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्लास तक अभी तक कोई एग्जाम सिस्टम नहीं था, तो बच्चा मजे से पढ़ रहा था और बहुत सारे नॉलेज को गेन किया उसने। और अब जब हम बच्चा 3 to 5 में आएगा, मतलब 3rd, 4th या 5th क्लास में आएगा, तो बच्चे को प्रिपरेटरी स्टेज में एक चीज जो बहुत अच्छी कर दी है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे वो बच्चे को ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो ऑप्शनल कर दिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटा दिया है, वो ऑप्शनल कर दिया कि अगर स्कूल चाहे तो वो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाए, और अगर ना चाहे तो बच्चा अगर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है तो रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि हमें ये पता है और हम में से बहुत से ऐसे लोग जानते होंगे कि रीजनल लैंग्वेज में जितना अच्छे से हमें समझ आएगा उतना शायद इंग्लिश में नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये ऐसी स्टेज होती है, क्योंकि शुरुआत होती है वो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अब जैसे मान लीजिए किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो ये कंपल्शन तो नहीं किया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज फोर्स कर दिया जाएगा कि नहीं आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। आप अगर चाहें तो बच्चा अगर चाहे तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। तो ये थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा चीज किया गया, क्योंकि जो वीक बच्चे होते थे, मैं मानता हूं जो तेज बच्चे हैं वो तो भाई सीख जाते थे इंग्लिश और वो कवर कर जाते थे चीजों को, लेकिन जो वीक बच्चे होते थे उनके लिए थोड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि वीक बच्चे इंग्लिश अच्छे से सीख नहीं पाते थे और वो चीजों को समझ भी नहीं पाते थे, क्योंकि मान लीजिए क्लास में इंग्लिश में टीचर बोल रहा है और बच्चा वीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब रीजनल लैंग्वेज में क्या होगा कि टीचर रीजनल लैंग्वेज में बोलेगा और बच्चा क्योंकि रीजनल लैंग्वेज समझता है तो बच्चे को आसानी होगी चीजों को समझने के लिए। तो ये चीज जो प्रिपरेटरी स्टेज में जो 3rd, 4th, 5th क्लास में बहुत अच्छा कर दिया है। तो नो कंपल्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कंपल्शन नहीं रहेगा इसमें। दूसरी चीज क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड चीजें कराई जाएंगी, मतलब 3rd, 4th, 5th क्लास में कुछ फन एक्टिविटीज रिलेटेड चीजें कराई जाएंगी बच्चों को, ताकि बच्चा और भी अच्छे से सीख सके। यहाँ पे तो क्योंकि प्ले ग्रुप था तो खेल खेल में सब कुछ बच्चे ने सीखा। अब यहाँ पे जो ऐसी एक्टिविटीज कराई जाएंगी जिससे बच्चे का थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो, जिससे बच्चा कुछ सीख सके, जिससे बच्चा, तो यहाँ पे भी देखिए एक्टिविटी अगर है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, थ्योरेटिकली जो अभी तक ये 10+2 में चला आ रहा था वो गवर्नमेंट ज्यादातर थ्योरेटिकली चीजों पे रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम ज्यादा चल रहा था, लेकिन अब जो नया बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो इसमें रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं है, इसमें चीजों को खेल खेल में सीखने वाली चीज है। तो एक्टिविटी बेस्ड जो चीजें होंगी जो बच्चा उससे सीखेगा, उससे वो उसका मन भी लगा रहेगा पढ़ने में और वो पढ़ाई को बोझ नहीं समझे। हम लोग ये बना देते थे कि मतलब खूब रटना है फिर एग्जाम देना है। अभी क्या है, बच्चे को पहले तो इस स्टेज में अगर वो एग्जाम नहीं देगा तो पहले ही खुश रहेगा कि हाँ मुझे तो मस्ती करनी है बस, और मस्ती मस्ती में वो सीखेगा। दूसरे स्टेज में क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पे एग्जाम शुरुआत हो जाएगी, बच्चे का एग्जाम, बच्चा फाइनल एग्जाम देगा, लेकिन ये है कि इसमें एक्टिविटी बेस्ड चीजें रहेंगी तो बच्चा पढ़ाई को बोझ नहीं समझेगा। दूसरी चीज, अगर ये रीजनल लैंग्वेज में होगा तो बच्चा आराम से चीजों को समझेगा। ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। तो ये दूसरा जो स्टेज था वो था प्रिपरेटरी स्टेज। तो हमने पहला स्टेज कर लिया, दूसरा स्टेज कर लिया, अब हम तीसरे स्टेज पे आते हैं और वो तीसरा स्टेज है, ये भी 3 इसको दिया गया है नाम। अब ये जो तीसरा स्टेज है वो है मिडिल स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। और ये स्टेज शुरू होता है क्लास 6 to 8, मतलब 6th, 7th और 8th क्लास में ये स्टेज फॉलो होगा, मिडिल स्टेज। अच्छा, इस स्टेज में बहुत नई नई चीजें जो गवर्नमेंट ने इंक्लूड की है और बच्चे के लिए फायदेमंद कर दिया है, वो ये है कि देखिए पहली चीज जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चा कर सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है तो हमारे यहाँ 3rd ईयर में
एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी रहती है, तो हम किसी इंडस्ट्री में विजिट करते हैं और वहां पे हम ट्रेनिंग सीखते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 6 to 8 क्लास के लिए ऐसा कर दिया है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। मतलब 6, 7, 8 क्लास का बच्चा है, अगर उसको मन कर रहा है कि मुझे कारपेंट्री करनी है, तो वो किसी कारपेंटर के पास चला जाएगा और सीखेगा कारपेंट्री। और कि कोई बच्ची है, उसको सिलाई में शौक है, उसको सिलाई सीखनी है, तो वो वहां जाके सिलाई भी सीख सकती है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर बच्चा सीखना चाहे तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग जाके इन क्लासेस में रहने के बाद भी कर सकता है। इसके साथ साथ कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चे को। ये नया कॉन्सेप्ट लाया है गवर्नमेंट और ये बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि आपको बता दूं, जैसे अभी अगर बात करें तो 6th क्लास में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बेसिक लैंग्वेज, लोगो लैंग्वेज, ये सब सिखाया जाता है। और लोगो लैंग्वेज और इन सब का कोई ज्यादा यूज भी नहीं है। तो इसलिए कोडिंग, क्योंकि अब बहुत सारे नए नए लैंग्वेजेस आ गए हैं, जैसे पाइथन हो गया है, जावा हो गया है, और पाइथन में भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो ये सी प्लस प्लस, ये सारी चीजें अगर बच्चा कोडिंग सीखेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। और टेक्नोलॉजी के जमाने में कोडिंग अगर बच्चा शुरुआत से सीखना शुरू कर देगा तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो चीज वो इंजीनियरिंग में आके सीख रहा है, अगर वो पहले से ही उसको नॉलेज रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी चीजें उसे सिखा दी जाएंगी इसमें, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कोडिंग की, वो उसकी नॉलेज अगर उससे बच्चे को हो जाएगी इस स्टेज में, तो और भी अच्छा है। और इससे उसका स्किल भी डेवलप होगा और इससे इसका नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। और इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, कोडिंग, इन सब के अलावा बच्चा जो है वो अब इंडियन लैंग्वेज भी सीख सकता है। तो इसमें 6 to 8 क्लास में कोई एक इंडियन लैंग्वेज उसे सीखना पड़ेगा, राइट। सो ये जो मिडिल स्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चों के लिए। और एक चीज इसमें बहुत अच्छा कर दिया है कि जैसे हमने सुना होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटा और सुबह सफा। तो ये चीज इसमें नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड हो गया है अब। तो बच्चे को इतना रटना नहीं पड़ेगा, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम खत्म हो गया है। और बच्चा अगर वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा तो इसमें अगर उसका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, वो चीजें वो सीख जाएगा। और कोडिंग अगर सीखेगा तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद तो हमने 3 स्टेजेस अभी हमने कर लिए, 5 + 3 + 3। अब ये जो लास्ट वाला 4 आता है, उसमें अब क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, अब वो 9th क्लास से 12th क्लास की बात करेंगे। 9th क्लास से 12th क्लास मतलब 9th, 10th, 11th और 12th क्लास, 4 क्लासेस, 9th, 10th, 11th, 12th। अच्छा, इसमें जो नाम दिया गया है उसको दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज में है क्या, एक बहुत अच्छी चीज ये है कि बच्चे का थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा इस सेकेंडरी स्टेज में। थॉट प्रोसेस इन द सेंस, कोई एक ऐसी एक्टिविटीज वगैरह कराई जाएंगी बच्चे को, या स्पीचेस हो गए, डिबेट्स हो गए, ये सब होते थे, लेकिन अब ये ज्यादा होने लगेंगे और कंपटीशन बेस्ड हो जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज बहुत अच्छी जो की है वो ये सेमेस्टर एग्जाम का क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो होगा। सेमेस्टर एग्जाम इन द सेंस, बच्चा इस स्टेज पे आने के बाद क्या सोचता था, क्योंकि यहाँ से आने के बाद अब जैसे मान लीजिए वो बहुत सारे इतने क्लासेस में एग्जाम देने के बाद अब वहां आया, तो उसका एक ये बन जाता था कि अब फाइनल एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, क्यों साल भर पढ़ें, जब फाइनल एग्जाम पढ़ के ही अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, हम पासिंग मार्क एटलीस्ट आ जा रहे हैं, तो क्यों पढ़ें। तो इसलिए ये जो बच्चा सोचता था वो थोड़ा अब कम करा जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में क्या होगा, 6 महीने में एक सेमेस्टर एग्जाम होगा, मतलब साल में 2 बार सेमेस्टर एग्जाम होगा। तो अब जैसे फाइनल एग्जाम फाइनली होता था, उस तरह सेमेस्टर एग्जाम 2 बार होगा एक साल में। जैसे 9th क्लास में वो है तो सेमेस्टर एग्जाम उसका 2 बार होगा, और सेमेस्टर एग्जाम फाइनल एग्जाम की तरह होता है। तो इस तरह बच्चा पहले सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेगा और दूसरे सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेगा, तो अच्छे से बच्चे को नॉलेज होगी सब्जेक्ट की। ये बहुत अच्छा किया है सेमेस्टर एग्जाम वाला सिस्टम। नॉर्मली सेमेस्टर एग्जाम वाला सिस्टम ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, लेकिन अब क्योंकि 9th to 12th ये 4th वाले सेकेंडरी स्टेज में इसको ला दिया है, तो ये बहुत अच्छा किया। इसके साथ साथ बच्चा अगर चाहे तो एक फॉरेन लैंग्वेज भी कोई सीख सकता है, जो भी उसके ऊपर है, तो कोई एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है। अब इसमें बहुत अच्छी चीज एक और ये कर दी है कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट
ले सकता है, कि उसकी चॉइस कोई भी हो सकती है। जैसे हमारे समय में क्या होता था कि जैसे मैंने पीसीएम लिया था, हमारे समय पीसीएमबी भी था, लेकिन मैंने पीसीएम लिया था तो मैं कॉमर्स नहीं ले सकता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट अकाउंट्स में है तो वो अकाउंट्स भी ले सकता है एज ए सब्जेक्ट पीसीएम के साथ, और उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट ले सकता है, उसका जिस चीज में भी इंटरेस्ट है वो ले सकता है। तो इसलिए अब मल्टीपल चॉइस हो गए हैं बच्चे के लिए कि अब वो जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है उसमें वो ले सकता है, वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ये कैन नॉट एनी सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी चीज कर दी है 9 to 12 वाले में। तो ये तो बात हुई ये पूरी ये जो एजुकेशन पॉलिसी क्लासेस में बनाई गई है बच्चों के लिए, उसके लिए जो कि हमने अभी डिस्कस किया 5+3+3+4। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो क्योंकि क्लास लेवल की बात हो गई, ये स्कूल लेवल की बात हो गई। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं और स्कूल लेवल से हम ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं, उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा, जैसे रिपोर्ट कार्ड जो जनरेट होता है, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे रहते हैं, फिर उसके बाद रिमार्क लिखा रहता है कि कैसा हमने किया, और फिर प्रमोटेड टू क्लास दिस, राइट। या फिर अगर किसी सब्जेक्ट में हम फेल हैं तो उसमें रेड इंक लगा जाता है, तो ये थोड़ा बच्चे को डिमोटिवेट करता है। लेकिन अब जो नया रिपोर्ट कार्ड वाला सिस्टम है वो ये है कि इसमें अब 3 लोग आपके बारे में बताएंगे उस रिपोर्ट कार्ड में। कौन? पहले आप खुद, वो स्टूडेंट खुद अपने बारे में बताएगा कि मैं किन किन चीजों में अपने जो भी रिलेटेड एरिया है उस पे वो खुद मार्क्स देगा, उसका फ्रेंड उस पे मार्क्स देगा, क्लास के सभी जितने भी बच्चे हैं उनसे मार्क्स दिया जाएगा कि ये बच्चा इसमें कैसा है, और टीचर उसमें मार्क्स देगा। तो ये चीज बहुत अच्छी हो गई है कि अगर मान लीजिए अगर कोई एक बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है और वो पढ़ाई में थोड़ा वीक है, तो ओवरऑल अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो स्टूडेंट उस खुद को मार्क्स दे सकता है, जो उसके दोस्त हैं वो भी उस स्टूडेंट को मार्क्स दे सकते हैं, और टीचर भी उसको मार्क्स देंगे। तो इसमें ये होगा कि जैसे मान लीजिए अगर एकेडमिक्स उसका उतना अच्छा नहीं है लेकिन उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छा है, तो दोनों ऑन एन एवरेज इक्विवेलेंट हो जाएगा और उस हिसाब से उसको परसेंटाइल मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी कर दी है उन बच्चों के लिए जिनका और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मन लगता है और उनके बहुत अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कर दिया है इसमें। अब हम मूव करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करें, तो बच्चा अगर इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे जाता है तो ये होता था अब तक कि उसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल पे थर्ड ईयर तक बात होती थी, और लेकिन बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल ऐसे हैं जिसमें फाइनल ईयर तक बात होती थी। 4 साल का है। तो अब देखिए इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत अच्छी ये कर दी कि अगर जैसे फर्स्ट ईयर में आप इंजीनियरिंग करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन का, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप उसको करते हैं तो फर्स्ट ईयर करने के बाद आप उसे छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको बोला जाएगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के बाद अगर उसको आप छोड़ देते हैं तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब तक ये नहीं होता था, अब तक फाइनल ईयर के बाद ही अगर आप पास आउट होते हैं तो आपको एक डिग्री मिलती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने चेंज ये कर दिया है कि अब फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बाद आप अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, प्लस रिसर्च वर्क का भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हर साल लगभग आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। दूसरी चीज इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। अच्छा, इस मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को अब हम समझते हैं कि ये है क्या। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में किसी कारणवश आपने फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन मान लीजिए परिवार की हालत सही नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, और कोई आपके घर में ऐसी अनहोनी हो गई जिसकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में किसी में आप अगर छोड़ रहे हैं ऐसी कंडीशन में, तो फिर आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता था। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में आप किसी प्रॉब्लम की वजह से उसको छोड़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। और अब जब भी दोबारा आप एडमिशन लेंगे तो आप सेकेंड ईयर से ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। तो ये चीज बहुत अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने। और सेकेंड ईयर में उसी तरह आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा, और सेकेंड ईयर के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आप डायरेक्ट थर्ड ईयर में आपका एडमिशन होगा। चाहे जब आप आते हैं एडमिशन लेने के लिए और आप चाहते हैं कि मुझे कंप्लीट करना है अपना कोर्स, तो आप थर्ड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। इसी तरह एक चीज इसमें और देखने वाली है कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, अगर आप मान लीजिए थर्ड ईयर में ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसमें बच्चे थर्ड ईयर के बाद अप्लाई करते हैं। तो आप थर्ड ईयर के बाद छोड़ भी सकते हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी और फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो पूरा 4 साल कंप्लीट करें तो आपको एक बेहतर डिग्री मिलेगी। और इसका फायदा ये होगा कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, प्लस इसके साथ एक रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप फाइनल ईयर कंप्लीट करते हैं। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट आपको समझ आ गई कि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं, तो आप मान लीजिए सेकेंड ईयर कंप्लीट करके चले गए, तो अभी तक क्या होता था कि आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस एजुकेशन पॉलिसी की मदद से अब ऐसा हो जाएगा कि आपको जब भी एडमिशन लेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपने डिप्लोमा की डिग्री ले ली है, अब आप थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे। तो ये चीज समझने वाली है। दूसरी चीज, स्किल को डेवलप किया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आप जाएंगे, आपका स्किल जो है वो ज्यादातर देखा जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिए। अगली बात यह है कि जो फीस है वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, जो वो अपने हिसाब से फीस रखती थी, वो कुछ ज्यादा कुछ कम ऐसे रखती थी। लेकिन अब जो फीस है वो फिक्स रहेंगी। और एक कॉमन एग्जाम होगा जिसको कैट का एग्जाम, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसके लिए भी। तो मतलब उसमें एक कॉमन एग्जाम हर किसी के लिए। मेडिकल फील्ड अलग है, लेकिन उसके अलावा जो भी जितनी फील्ड है उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा कॉमन, जिसमें बच्चे एग्जाम देंगे और उस यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन लेंगे। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज ये है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये बताया गया है कि लगभग 50 बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं फॉरेन की, वो भी अब इंडिया में आके, उन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में बुलाया जाएगा, वो यहाँ पे अपना सेटअप करेंगी और उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस एक चीज जो बहुत जरूरी और बहुत अच्छी ये बनाई गई है कि ये जो जीडीपी है, जीडीपी का 6% अब एजुकेशन मिनिस्ट्री लगाएगी एजुकेशन पे। तो ये आपको समझने वाली चीज है कि जो जीडीपी का 6% बहुत अच्छा है। अब ज्यादा पैसा लगेगा तो बहुत सारी चीजें हो सकेंगी। और एट लास्ट डिस्टेंस लर्निंग को भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि डिस्टेंस लर्निंग को, जैसे क्योंकि इस समय पेंडेमिक चल रहा है तो जरूरी है कि डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और मुझे लगता है कि आप अच्छे से ये सब समझ गए हैं। तो आप बहुत लकी हैं कि आने वाले दिनों में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा और बहुत सारी चीजें आप इससे सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने करीबी, अपने बहुत सारे जो भी लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, उसे जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड स्टे सेफ।